नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल ए ऑफ स्टडी 61 पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपी टेट और सुपर टेट से संबंधित विषय संस्कृत के बारे में, जो कि आपके यूपी टेट में 30 नंबर की आती है और सुपर टेट में 10 नंबर की। और हमारा लक्ष्य रहेगा 30 में 30 और 10 में 10। इसी लक्ष्य को लेकर के हम संस्कृत की पूरी क्लास निःशुल्क प्रोवाइड कराएंगे यूट्यूब पर, और कोशिश करेंगे कि जितना बेहतर से बेहतर आसान भाषा में हो सके हम समझाने का प्रयास करें। और यह क्लास केवल यूपी टेट सी टेट के लिए नहीं, बल्कि सी टेट में जो हमारे कंटेंट के क्वेश्चंस आते हैं, जो गद्यांश पद्यांश के आते हैं, गद्यांश पद्यांश में भी कुछ व्याकरण के प्रश्न बनते हैं, उनके लिए भी आवश्यक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आज। सबसे पहले अगर हम किसी भी विषय की बात करें तो किसी भी विषय को पढ़ने के लिए अगर हमें उसमें इंटरेस्ट लाना है, अगर कोई विषय हमें वीक है, वीकनेस को दूर करना है, तो उस विषय को बिल्कुल शून्य से शुरू किया जाए। अगर हम किसी विषय को शून्य से पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा उसमें। संस्कृत शब्द अगर देखा जाए तो यह सम उपसर्ग क्री धातु में कत प्रत्यय लगने से बना है। यदि आप इसको मिलाएंगे तो हम सामान्यतः जानते हैं कि यदि म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तो म का अनुस्वार हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा सर, म के स्थान पर अनुस्वार कर देंगे, क्री का कर हो जाएगा, या क्री का किर क्री ही रहने देंगे। और यहाँ पर जो क है, इस क का लसक को तो द्वितीय सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और तो शेष बचता है, यानी कि क्या बना हमारा संकृत। लेकिन यहाँ पर बीच में स की आवश्यकता है, और इस स की आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक पद का आगम होता है, और वह पद है सुट। इस सुट में ट की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है और तस्य लोप सूत्र से लोप हो जाता है। इसके बाद आपका जो सु है, सु में उ के उपदेश से अजनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा होती है और उ का भी लोप हो जाता है, और इसमें आपका दंती स बचता है, यानी कि आधा दंती स बचता है। और इस प्रकार से स का यहाँ पर आगम होकर के संस्कृत पद पूरा हो जाता है। यदि हमसे पूछा जाए सर संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सम धन क्री धन कत, यह भी सही है। और सम धन शुट धन क्री धन कत, यह भी सही है। यदि ऊपर वाला देता है तो यह भी सही, नीचे वाला देता है तो यह भी सही, यह भी सही वह भी सही, दोनों सही। जो ऑप्शन में दे दोनों सही। अगर दोनों ऑप्शन में है तो ऊपर नीचे दिया रहेगा ए और बी दोनों, या उपर्युक्त दोनों। अगर मान लीजिएगा कि उपर्युक्त दोनों नहीं दिया है, चार अलग अलग ऑप्शन दिया है, जिसमें से ए बी सी दिया है, समधन क्रीधन कत, चौथा ऑप्शन दे दिया है डी नन ऑफ दीज। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा म में हलंत तो होता है। अगर ऐसा ऑप्शन देता है तो समझिएगा जो एग्जामिनर है गांजा पी लिया है, यानी कि हमारा समधन क्री धनकत या समधन सुट धन क्री धनकत यही होगा। ये जो सुट पद है इसका आगम कहा जाता है। इसका क्या हुआ है सर, तो इसका आगम हुआ है। आगम का मतलब होता है अगर कहीं भी खाली स्थान है तो वहां पर आकर के बैठ जाना, आगम कहलाता है। इसके बाद इसी में एक शब्दावली आती है और आदेश। आगम का मतलब अगर कहीं खाली स्थान है तो वहां पर आकर के बैठ जाना, आगम कहलाता है। और आदेश का मतलब होता है किसी को हटा करके बैठ जाना। अगर इस प्रकार से आप देखें तो आगम जो होता है मित्रवत होता है और आदेश शत्रुवत होता है। आप समझ गए होंगे, खाली स्थान पर बैठेंगे तो मित्रवत व्यवहार होगा,
किसी को हटा करके बैठेंगे तो आदेश कहलाएगा, यानी कि शत्रुवत व्यवहार होगा। आगम क्या होता है? मित्रवत। और आदेश क्या होता है? तो आदेश शत्रुवत होता है। संस्कृत पद में कौन सा उपसर्ग है सर? तो सम उपसर्ग है, और उपसर्ग की संख्या संस्कृत में 22 है। यह क्री धातु है, यह करड़ी का चिन्ह बना है। अगर करड़ी में कोई पद लिख दिया गया संस्कृत में, वह धातु ही होता है। और धातुओं की संख्या लगभग 2000 मानी जाती है। इसके बाद यह कत प्रत्यय है। प्रत्ययों की संख्या निर्धारित नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो सामान्यतः यह संस्कृत पद की बात रही। संस्कृत पद में कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग। कौन सी धातु है? क्री धातु। कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय। किस पद का आगम हुआ? सुट पद का आगम हुआ। अब इसके बाद हम चर्चा करें सर, तो जो संस्कृत शब्द है या संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा की प्रकृति क्या है? संस्कृत किस शैली की भाषा है या संस्कृत की प्रकृति क्या है? तो यदि प्रकृति की बात की जाए तो संस्कृत की जो शैली या प्रकृति है यह संश्लेषणात्मक है। संस्कृत संश्लेषणात्मक प्रकृति की भाषा है या संश्लेषणात्मक शैली की भाषा है। इसके बाद संस्कृत से ही प्रभावित होकर के हमारी हिंदी भी आई है। हिंदी, यदि पूछा जाए हिंदी की प्रकृति क्या है या हिंदी की शैली क्या है या हिंदी किस शैली की भाषा है, तो वियोगात्मक शैली की भाषा है। संस्कृत संश्लेषणात्मक शैली की भाषा और हिंदी वियोगात्मक शैली की भाषा। वियोगात्मक यानी कि वियोग। वियोग का मतलब दुख। आदमी को वियोग कब होता है? जब वह पूर्ण रूप से टूट जाता है तो उसको वियोग उत्पन्न होता है। यानी कि इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो संस्कृत जो है मूल भाषा हमारी है, सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। देववाणी गिरवाणवाणी सबसे पवित्र भाषा कहा जाता है। और संस्कृत को अगर देखा जाए तो संस्कृत हमारे दो भागों में टूटी, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश को तोड़ा गया तो अपभ्रंश को तोड़ने के बाद हिंदी बनी। यानी कि संस्कृत जो है टूटते 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 आकर के हिंदी पर रुकी, और हिंदी जो है बिल्कुल टूटी हुई भाषा है। और इसकी शैली क्या है? वियोगात्मक शैली है। आगे हम चर्चा करते हैं संस्कृत की। ये तो संस्कृत के शब्दों की बात रही। तो जो संस्कृत शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? तो संस्कृत शब्द का अर्थ होता है शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित। संस्कृत बिल्कुल शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित भाषा है। संस्कृत का अर्थ ही है शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित। यदि देखा जाए तो संस्कृत में गाली गलौज के शब्द नहीं मिलते हैं, बहुत ही कम मिलेंगे। अन्य भाषाओं को देख लीजिएगा, अन्य भाषाओं में अपशब्द बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन संस्कृत में अपशब्द नहीं है। यानी कि संस्कृत जो है पूर्ण रूप से शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित भाषा है। इसके बाद संस्कृत को और क्या क्या कहा जाता है? संस्कृत का उपनाम क्या है? तो संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहते हैं। सभी भाषाओं की जननी। इसी को देववाणी कहा जाता है, यानी कि देवताओं के मुख से निकली हुई वाणी। इसी को देव भाषा भी कहा जाता है। और संस्कृत को ही गीर्वाण वाणी भी कहा जाता है। गीर्वाण वाणी यानी कि पवित्र वाणी। सभी भाषाओं की जननी, सबसे प्राचीन भाषा, सबसे प्राचीनतम भाषा देववाणी, देव भाषा, गीर्वाणवाणी, ये सभी संस्कृत के उपनाम हैं। गीर्वाणवाणी यानी कि पवित्र भाषा, देवताओं के मुख से निकली हुई देव भाषा, देववाणी। संस्कृत के शाब्दिक अर्थ को हमने देखा, और संस्कृत के
अन्य नामों को या अन्य किन किन नामों से हम संस्कृत को जानते हैं, इसको हमने देखा। संस्कृत की शैली क्या है, इसके बाद हिंदी की शैली क्या है, हिंदी किस शैली की भाषा है, संस्कृत संश्लेषणात्मक शैली की भाषा, इसके बाद हिंदी वियोगात्मक शैली की भाषा। ये प्रश्न आपके सीटेट में भी पूछे जा सकते हैं, भाषा से संबंधित, यूपी टेट और सुपर टेट, अन्य वनडे एग्जाम्स में भी आपके लिए संस्कृत और हिंदी की शैलियों से प्रश्न बन सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। अगले क्रम में अगर हम देखें संस्कृत के बाद, तो जो संस्कृत है यह भारत के अंदर कैसे प्रवेश की, भारत में कैसे आई, तो सामान्यतः हम जानते हैं कि जो संस्कृत है इसका आगमन भारत में आर्यों के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? आर्यों के द्वारा हुआ। और आप इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में पढ़ेंगे कि आर्य आज से लगभग 1500 ईसा पूर्व पहले भारत में प्रवेश किए थे, भारत में आए थे। आर्य आए कहां से थे? आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यदि आर्य शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन। ये आए कहां से थे? तो सामान्यतः हम जानते हैं कि आर्य जो हैं मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया में एक देश पड़ता है जिस देश का नाम है बैक्ट्रिया। ये बैक्ट्रिया देश के निवासी थे और 1500 ईसा पूर्व में भारत में प्रवेश किए। और जब ये भारत में आए तो आप इतिहास में पढ़े होंगे कि आर्य किस दर्रे के रास्ते से भारत आया, किस दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश किए। तो आर्य खैबर दर्रे के माध्यम से भारत आए। किस दर्रे से? तो खैबर दर्रा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। आर्य मध्य एशिया में किस देश के रहने वाले थे? तो बैक्ट्रिया देश के रहने वाले थे। आर्य भारत में कब प्रवेश किए? तो 1500 ईसा पूर्व में प्रवेश किए। आर्य किस दर्रा के रास्ते भारत आए? तो खैबर दर्रा के द्वारा भारत में प्रवेश किए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आर्य मध्य एशिया से आए ये बताने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। और यहां पर हम देखें सर, जब आर्य भारत में आए तो भारत में आने के बाद सबसे पहले जैसे ही भारत में प्रवेश किए उसी समय ऋग्वेद का संकलन हुआ। और जो संस्कृत है हमारी, संस्कृत की पहली रचना या संस्कृत भाषा की पहली रचना ऋग्वेद को माना जाता है। केवल संस्कृत की ही पहली रचना नहीं, अगर पूरे विश्व की सभी रचनाओं में देखा जाए, सभी ग्रंथों में देखा जाए, तो विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। विश्व की जितनी भाषाएं हैं, विश्व के जितने सारे ग्रंथ हैं, सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। यदि आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे प्राचीन भाषा क्या है, तो हम बताते हैं संस्कृत है। यदि कोई पूछे प्रमाण क्या है संस्कृत के सबसे प्राचीन होने का, तो हमारा जो सबसे प्राचीन होने का प्रमाण है वह ऋग्वेद है। यदि देखें आप तो ऋग्वेद से पहले कोई भी ग्रंथ अन्य किसी भाषा का अन्य किसी देश में नहीं लिखा गया, सबसे पहला ग्रंथ आपका ऋग्वेद है। अर्थात इस आधार पर हम बता सकते हैं कि जो संस्कृत है यह सबसे प्राचीनतम भाषा है। ऋग्वेद की भाषा क्या है? तो भाई संस्कृत है। संस्कृत की पहली रचना तो भाषा का होगा, संस्कृत होगा। इसके बाद ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति हैं मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इन्होंने ही बताया कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, यानी कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्य मध्य एशिया से आए थे, किसने बताया? तो मैक्स मूलर ने। यह प्रश्न आपका जीएस का है। ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मूलर ने। आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से, किसने बताया? तो मैक्स मूलर ने।
तत्पश्चात इसके बाद हम आगे देखें थोड़ी सी कुछ बातें जो संस्कृत के संदर्भ में होंगी। तो जो हमारी संस्कृत है, संस्कृत की लिपि क्या है? तो संस्कृत अगर लिपि पूछी जाए तो संस्कृत की लिपि है देवनागरी लिपि। संस्कृत की लिपि क्या है सर? तो संस्कृत की लिपि देवनागरी लिपि। अब यहां से हम देखें संस्कृत का आगमन कब हुआ, तो जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ उसी समय संस्कृत का आगमन हुआ, यानी कि आर्य जो है संस्कृत को लेकर के भारत में आए थे। सामान्यतः बहुत विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, जितना हमारे लिए उपयोगी है वही चर्चा करना उचित है। सामान्यतः हम जानते हैं कि आर्य कई देशों में घूमने के लिए निकले, भ्रमण करने के लिए निकले, कुछ पूर्व दिशा में गए, कुछ पश्चिम दिशा में गए। जो पश्चिम दिशा में गए यानी कि वेस्ट साइड में गए वे वेस्टर्न लैंग्वेज इंग्लिश फ्रेंच का विकास किए, और जो पूर्व दिशा में गए वो संस्कृत भाषा का विकास किए। तो यही संस्कृत भाषा हमारे भारत में भी आई। और संस्कृत भारत में कब आई, संस्कृत का समय काल कब से कब तक है? तो संस्कृत आज से 1500 ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व पहले भारत में आई, और इसका जो समय काल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक है। 500 ईसा पूर्व तक ये जो संस्कृत है संश्लेषणात्मक शैली की भाषा है। संश्लेषणात्मक का मतलब इसके जो शब्द हैं पूरा संश्लिष्ट हैं, यानी कि जुड़े हुए हैं। संस्कृत जो है अभी भी हम देखें तो अधिकांश लोग उच्चारित नहीं कर पाते हैं इसको पूर्ण रूप से। जैसे हम हिंदी पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, उसी प्रकार से फर्राटे के साथ संस्कृत का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। मुख्य कारण है इसका कि संस्कृत एक कठिन भाषा है, जटिल भाषा है। संस्कृत के शब्द जटिल हैं, इनकी संरचना जटिल है, इसलिए हम इसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं। अर्थात जब संस्कृत भारत में आई होगी तो क्या उस समय भारत के लोग संस्कृत को बोल पा रहे होंगे या समझ गए होंगे तुरंत? सपोज दैट समझिएगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आप तमिलनाडु में चले जाएं तो आप तमिलनाडु में जाने के बाद क्या तमिल तुरंत समझने लगेंगे या तमिल को तुरंत बोलने लगेंगे? ऐसा होगा क्या? उसी प्रकार से जब संस्कृत भारत में आई तो भारत के लोग संस्कृत को न तो पूर्ण रूप से बोल पाते थे ना ही समझ पाते थे, लेकिन धीरे धीरे रहने के बाद, धीरे धीरे लोगों के द्वारा प्रयोग करने के बाद भारत के लोग धीरे धीरे संस्कृत को बोलने लगे तो समझने भी लगे। और इस आधार पर संस्कृत को दो भागों में बांटा गया। जो इसके मूल रूप है, संस्कृत का जो मूल रूप है, इसको वैदिक संस्कृत कहा गया। वैदिक संस्कृत, और जो वैदिक संस्कृत का समय काल है, वैदिक संस्कृत का समय काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक है। इसके बाद जो संस्कृत की दूसरी शाखा बनी लौकिक संस्कृत कहलाई। लौकिक संस्कृत, इसका जो समय काल रहा आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। लौकिक का मतलब लोकप्रिय। जब भारत के लोग संस्कृत को नहीं पढ़ पाते थे तो संस्कृत को वैदिक संस्कृत कहा गया। जब लोकप्रिय हो गई यानी कि लोग बोलने लगे तो संस्कृत को लौकिक संस्कृत कहा गया। अब वैदिक संस्कृत क्या है, लौकिक संस्कृत क्या है, अब हमारे सिलेबस में पढ़ना क्या है? तो जो हमारा वैदिक संस्कृत है, इस वैदिक संस्कृत का एक साहित्य है और लौकिक संस्कृत का भी एक साहित्य है। यदि साहित्य की चर्चा करें तो वैदिक साहित्य को भी थोड़ा सा पढ़ना है और लौकिक साहित्य को भी हमें पढ़ना है, यानी कि लौकिक संस्कृत के साहित्य और वैदिक संस्कृत के साहित्य दोनों को पढ़ना है। बहुत नाम मात्र यहाँ पर पढ़ना है, लेकिन इसको थोड़ा सा विस्तृत पढ़ना है। इसके बाद वैदिक संस्कृत का एक व्याकरण है जो कि हमें नहीं पढ़ना है, और लौकिक संस्कृत का भी एक व्याकरण है। और हमारे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसियों में अगर हम
अप्लाई किए होंगे, तो वहां पर हमें लौकिक संस्कृत का व्याकरण पढ़ना है, इसका अध्ययन करना है सामान्यतया। अब आते हैं हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं, इसके बाद हम लौकिक साहित्य लौकिक व्याकरण की भी चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा बस हम यहाँ पर चर्चा करते हैं वैदिक संस्कृत की। वैदिक संस्कृत में लिखा क्या गया, वैदिक संस्कृत में किसकी रचना हुई? तो वैदिक संस्कृत में वेद लिखे गए। क्या लिखे गए सर? तो वैदिक संस्कृत में वेद लिखे गए। सामान्यतः आप जानते हैं वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद क्या है? तो सबसे प्राचीनतम वेद हमारा पहला वेद जो है ऋग्वेद है। यदि संस्कृत की पहली रचना पूछी जाए तो संस्कृत की पहली रचना ऋग्वेद, संस्कृत की पहली रचना ऋग्वेद, या वैदिक संस्कृत की पहली रचना ऋग्वेद। प्रथम वेद ऋग्वेद, दूसरा वेद यजुर्वेद, यजुर्वेद, तीसरा वेद सामवेद, चौथा वेद अथर्ववेद। ये हमारे 4 वेद हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद यानी कि आर, यजुर्वेद यानी कि वाई, सामवेद यानी कि यस, अथर्ववेद यानी कि ए। आर वाई एस ए, रीसा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रायसा, आर वाई एस ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्रम भी इनका पूछा जाता है तो सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति हैं मैक्स मूलर। वेदों की संख्या कितनी? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इतना क्लियर है आपको? इसके बाद इसमें हमें वेदांगों को पढ़ना पड़ता है। वेदांग, वेदांग यानी कि वेदों के अंग। वेदांग की संख्या कितनी है सर? तो वेदांग की टोटल संख्या 6 है। वेदांग कितने? 6 वेदांग कौन कौन से हैं? तो इनको हम एक क्रम में देख लेते हैं क्रमशः। पहला वेदांग है आपका शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा निरुक्त, चौथा व्याकरण, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। ये हमारे 6 वेदांग हैं। वेदांग की संख्या एक बार पूछा हुआ है यूपी टेट ने, वेदांग कितने हैं सर? तो वेदांगों की संख्या 6 है। मान लीजिए कि एक वेद है, वेद की शादी बेदुली से हुई और उसका एक बच्चा हुआ गेदुली, तो 4 वेद थे और बेदुली गेदुली कितना हो गए? 6। मतलब संख्या याद रखने के लिए हम याद रख सकते हैं। वेदांग हैं कितने? 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। अब इनको हम वेदों का अंग कहते हैं, तो शिक्षा को क्या कहते हैं? कल्प को हम क्या कहते हैं? कल्प को वेदों का कौन सा अंग मानते हैं? निरुक्त को वेदों का कौन सा अंग कहा जाता है? व्याकरण को वेदों का कौन सा अंग माना जाता है? छंद को व्याकरण सारी वेदों का कौन सा अंग कहते हैं? ज्योतिष को क्या कहते हैं? सामान्यतः इसको हम नोट कर लेते हैं। शिक्षा को वेदों की नाक कहते हैं, नाक यानी कि घ्राण कहा जाता है। कल्प को हस्त कहा जाता है, हस्त यानी कि हाथ कहा जाता है, वेदों का हाथ कहा जाता है। निरुक्त को वेदों का कान कहा जाता है, यानी कि कर्ण। क्या कहा जाता है सर? वेदों का कर्ण कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण हमारा है व्याकरण। व्याकरण को हम वेदों का मुख कहते हैं, वेदों का मुख कहते हैं। वेदों का मुख किसे कहते हैं सर? तो व्याकरण को कहते हैं, क्योंकि व्याकरण जो है, अभी हम इसको याद करने का क्रम याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। छंद को वेदों का पाद कहते हैं। वेदों का पाद किसे कहते हैं? पाद यानी कि पैर, तो वेदों का पाद जो है हम छंद को कहते हैं। और ज्योतिष को वेदों की आंख कहते हैं या नेत्र कहते हैं।
छंद को वेदों का पाद कहते हैं और ज्योतिष को आंख कहते हैं, नेत्र कहते हैं। इसको हम याद रख सकते हैं कैसे? हम पढ़ रहे हैं, अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे घर वाले अगल बगल वाले कहते हैं कि बबुआ देखो नाक नहीं कटनी चाहिए। नाक कब नहीं कटेगी? जब हम सेलेक्ट हो जाएंगे, जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन कब होगा? जब हम शिक्षित होंगे, यानी कि जब हमारे पास शिक्षा होगी तो हम अपनी नाक को बचा लेंगे, अपनी नाक को कटने नहीं देंगे, और सब कुछ नाक का ही सवाल है। तो शिक्षा रहेगी तो नाक को हम कटने नहीं देंगे, अर्थात शिक्षा को हम क्या कहते हैं? वेदों की नाक कहते हैं। कल्प माने हाथ या हस्त। वेदों का हाथ किसे कहते हैं? तो कल्प को कहते हैं। निरुक्त को वेदों का कर्ण यानी कि कान कहते हैं। इतना हमें यह बहुत महत्वपूर्ण है नहीं, हमारे लिए शिक्षा को याद रख सकते हैं। व्याकरण को क्या कहा जाता है? छंद को क्या कहा जाता है? व्याकरण क्या है? किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलने और प्रयोग करने की प्रक्रिया व्याकरण कहलाती है, और भाषा को नियमबद्ध रखने के लिए व्याकरण ही प्रयोग किया जाता है, और शुद्ध शुद्ध बोलने का काम व्याकरण के द्वारा होता है। और बोलने का काम हम किसके द्वारा करते हैं? मनुष्य मुख के द्वारा, यानी कि वेदों का मुख किसे कहते हैं? व्याकरण को। अगर आप छंद पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में तो छंद में चरण होते हैं, चरण यानी कि पाद होते हैं, और चरण यानी कि पाद। पाद किसे कहते हैं? छंद को कहते हैं। और ज्योतिष शास्त्र के द्वारा हम भविष्य को देखते हैं, यानी कि हम देखने का काम आंख के द्वारा करते हैं और ज्योतिष के द्वारा भविष्य को देखा जाता है। यहाँ पर ज्योतिष को हम क्या कहते हैं? वेदों की आंख कहते हैं। तो बेसिक ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। शेष कहानी हम अगले एपिसोड में देखेंगे, और हम शुरू करेंगे धमाकेदार लौकिक संस्कृत के व्याकरण को या लौकिक संस्कृत के साहित्य को। जैसी आपकी मांग होगी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। नमो संस्कृता।